हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको टॉप 100 एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके डैश द्वारा विभाजित करके की जाती है। तो राष्ट्रीय आय को हम डिवाइड करेंगे जनसंख्या से, तो हमारी पर कैपिटल इनकम आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला समझते हैं। पर कैपिटल इनकम फार्मूला, टोटल इनकम ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो आ जाती है हमारी पर कैपिटल इनकम। औसत आय बराबर होता है देश की कुल आय डिवाइडेड बाई देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल आय 1000 रुपये मानी है और देश की कुल जनसंख्या 50 मानी है। अगर हम 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार ये जाएगा, तो ये जो 20 आएगा वो हमारी क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय आ जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तो कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, तो ट्रेडिंग, व्यापार हमारी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, जानते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री आते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, उत्पाद करते हैं हम लोग, बनाते हैं इन सबको। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आते हैं, ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आती है, एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है और सर्विस, ये सब टर्सरी सेक्टर के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वर्ष 2006 में पारित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है एमएसएमई। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर में कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है। तो यह कहलाता है पर्सनल इनकम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है किस दर पर, तो वह दर कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। कमर्शियल बैंक ये वाणिज्य बैंक हमारी, और ये हमारी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये वाणिज्य बैंक से सेंट्रल बैंक क्या ले रही है, धन उधार, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो सेंट्रल बैंक को अंतिम ऋणदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उन्हें तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो वह कौन सा सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, माध्यमिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल होता है पूरा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है, इसमें मैन्युफैक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे गेहूं, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, गेहूं से क्या हुआ, बिस्कुट बना। अब ये बिस्कुट मार्केट में जाएगा टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में बिकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो केसीसी का पूर्ण रूप क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना परसेंट था? तो 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 11.8% था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? एक्सपेंडिचर मेथड का, व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती सामान को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म के मूल्य वर्धन की गणना डैश के रूप में की जाती है? तो किसी फर्म के मूल्य वर्धन की गणना किस रूप में की जाती है? तो फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा उपयोग की जाने वाले मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटाते हैं तो क्या निकलती है? हमारी मूल्य वर्धन की गणना निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कथन, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि का उचित रूप से वर्णित घटक नहीं है? तो कौन सा वर्णित घटक नहीं है? तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। निर्यात और आयात व्यय इसका वर्णित घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा है? तो किसका है? सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा है अर्थव्यवस्था में, तो सेवा क्षेत्र आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संकेत कौन सा है? तो समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संकेत कौन सा है? तो ये हमारा पर कैपिटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। प्रति पूंजी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन को जोड़ दें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का एक माप प्राप्त होता है। इस तरह के अनुमान को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के अनुमान को क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी के लिए क्या खड़ा है? तो जीएनपी के लिए क्या खड़ा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसके लिए खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है इसमें से? कंस्ट्रक्शन प्राथमिक गतिविधि नहीं है, खनन इसकी प्राथमिक गतिविधि नहीं है।
राष्ट्रीय आय के आकलन में बाजार मूल्य पर एनएनपी से निम्नलिखित में से कौन सी मदें घटाई जाएंगी? तो एनएनपी से कौन सी मदें घटाई जाएंगी? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाई जाएंगी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा। नेशनल इनकम किस प्रकार करते हैं? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज को करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और आटे की कीमत राष्ट्रीय आय मापने की किस विधि का एक हिस्सा है? तो ये किस विधि का एक हिस्सा है? वैल्यू एडेड का एक हिस्सा है, मूल्य वर्धित का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास के योग को निम्न में से क्या कहते हैं? शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास के योग को क्या बोला जाता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, सकल निवेश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मापदंड कौन सा है? तो आर्थिक विकास का मापदंड कौन सा है हमारा? तो ये है हमारा प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, ठीक है, पर कैपिटल मॉनेटरी इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र बताए थे। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड कौन सा था? टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो आर्थिक प्रभाव है इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार डैश के लिए एक बाजार है। तो मुद्रा बाजार किस लिए एक बाजार है? तो यह बाजार है शॉर्ट टर्म फंड के लिए मुद्रा बाजार है, लघु अवधि फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय माइनस व्यक्तिगत आय कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान इक्वल टू होता है। तो क्या होता है? बराबर में पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है? तो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारित करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने वाले पहले अर्थशास्त्री थे वी राव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वी राव। जीडीपी डिफॉल्टर को यह भी कहा जाता है। तो जीडीपी डिफॉल्टर को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है इम्प्लिसिट प्राइस डिफॉल्टर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्पष्ट मूल्य डिफलेटर। नेक्स्ट है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में मुख्य श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत में मुख्य श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एट लीस्ट 183 डेज, 183 दिन तक उसने काम किया हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का प्रकार अधिकतर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो शहरी क्षेत्रों में अधिकतम बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। एक संकेतक है जिसका उपयोग भारत में
व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सा एक संकेतक है? तो वह संकेतक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, श्रम बल की भागीदारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को सही ढंग से कौन परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंट निकालना बेरोजगारी दर की गणना सही ढंग से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी स्वतंत्रता पूर्व भारत में डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इन्होंने किस पर चर्चा की थी? गरीबी रेखा पर चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब कर्मचारी एक नौकरी से दूसरे कर्मचारी की ओर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किससे संबंधित है? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको पता है इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? तो किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? तो तेंदुलकर समिति का पालन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह मांग फलन का एक ग्राफिकल चित्रण है, यह भी सही है। यह प्रत्येक मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है, ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतिम वस्तुओं को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारण किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण क्या है? इससे उत्पाद द्वारा आगे संसाधित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डैश दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता किसी निश्चित बाजार मूल्य पर तथा आय के निश्चित स्तर के भीतर खरीद सकता है। तो वह बजट रेखा कहलाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवर्तन वक्र को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो परिवर्तन वक्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र का क्या होगा? तो मांग वक्र का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाहरी बदलाव होगा। वह बिंदु जिस पर बजट रेखा स्पर्श करती है वक्रों में से एक उपभोक्ता का इष्टतम होगा। तो वह बिंदु जिस पर बजट रेखा स्पर्श करती है और वक्रों में से एक उपभोक्ता का इष्टतम रूप होगा। तो डी, उदासीनता का एक इष्टतम रूप होगा। अगला है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न मांग बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः आलोचदार होगी? तो किस वस्तु की मांग पूर्णतः
अलोचदार होगी, तो बेसिक फूड ग्रेन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी खाद्यान्न की मांग पूर्णतः अलोचदार होगी। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जिनका उपभोग लोग अधिक करते हैं जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो वह क्या कहलाता है? गिफेन मॉल कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गिफेन मॉल वो कहलाती हैं, गिफेन मॉल। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में, 1991 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऊपर पढ़ा चुका हूं, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ये आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है? तो तृतीय क्षेत्र का घटक कौन सा है? तो ये है बी, ऑप्शन नंबर बी, होटल और रेस्टोरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं की जा सकती है? तो कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं की जा सकती है? तो मधुमक्खी पालन तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? तो उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? तो निवेश व्यय के हैं उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत राजस्व है, तो सीमांत राजस्व क्या है? उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री पर प्राप्त राजस्व सीमांत राजस्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई 3 आयामों में से किसमें प्रगति का एक समग्र माप है? तो एचडीआई 3 आयामों में से किसमें प्रगति का एक समग्र माप है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम का एक समग्र माप है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो ब्लैक मनी, अवैध अर्थ, काला धन। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो काला धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए करेक्ट, विकास का चरण, स्टेज ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से मेल खाता है? तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से कौन सा कथन मेल खाता है? तो निजी स्कूलों में अधिक फीस से सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि, यह हमारा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से मेल खाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो तो वह कैसी स्थिति कहलाती है? तो वह घाटा कहलाता है। जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो तो वह घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है? तो पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र लेबर बाजार से संबंधित है, श्रम बाजार से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बाजार में उत्पाद सजाती है, एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु या उत्पाद विभेदीकरण किस बाजार में पाया जाता है? तो वस्तु या उत्पाद विभेदीकरण किस बाजार में पाया जाता है? तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु या उत्पाद विभेदीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था, एक आर्थिक स्थिति जब एक क्रेता हो और अनेक विक्रेता हो तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है
मोनोप्सनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं परिषद का हिस्सा? केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसका हिस्सा नहीं है, जबकि राजस्व या वित्त के प्रभावी केंद्रीय राज्य मंत्री इसका हिस्सा होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका हिस्सा होते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रभावी वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इसका हिस्सा होते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे वस्तुएं जिन पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लगाए जाएंगे, तो है तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर दोनों टैक्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का कौन सा उदाहरण है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा पर मनोरंजन कर किसके द्वारा दिया जाता है? तो सिनेमा पर मनोरंजन कर किसके द्वारा किया जाता है? तो यह दर्शकों द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी? तो कौन सी आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी? वो तो कौन सी प्रणाली है? तो प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? तो भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो शराब पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी और लिक्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अधीन? तो कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार के अधीन है? तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर शुल्क, ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख राज्य कर है? तो भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? तो स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण भारत का प्रमुख राज्य कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? तो किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है, निर्मित उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन कौन करती है? तो यह करती है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना % होता है? तो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो 50% हिस्सा होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का गतिशील कार्य है? तो कौन सा मुद्रा का गतिशील कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट और तरलता नकदी का आधार, ये कैसा है? मुद्रा का गतिशील कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मुद्रा नहीं है? तो कौन सी वस्तु मुद्रा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति किस वर्ष, किस अवधि के लिए की जाती है? तो यह 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य है? तो कौन सा धन का कार्य है?
पहला ऑप्शन है इसमें मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी धन का कार्य है। मूल्य के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी है। विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी धन का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया तरीका है। इस दृष्टिकोण में बैंक ऋण डैश के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाया जाता है। तो क्या पहुंचाया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष 1974 में भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस संस्था के रूप में स्थापित की गई? तो 1974 में भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस संस्था के रूप में स्थापित की गई थी सेवा बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय समायोजन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण मुद्रा गुणक की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैश रिजर्व रेशियो का उपयोग किया जाता है, नगद आरक्षित अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का नियामक कौन है? तो भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का नियामक कौन है? तो आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में उधार लेने को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है। तो क्या कर सकता है? बैंक दर बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज द बैंक रेट। अगला क्वेश्चन एसएलआर का पूरा नाम क्या है? तो एसएलआर का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है तो बंधन बैंक नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य डैश सुनिश्चित करना है। तो मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है? तो सुरक्षित करना है इसका अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रा के मूल्य के संबंध में तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओनली तीसरा इसमें करेक्ट है। ठीक है। इसका अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्तर से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी बैंक की कुल संपत्ति डैश के बराबर होती है। तो किसी भी बैंक की कुल संपत्ति किसके बराबर होती है? तो फंड प्लस डेप्ट माइनस लायबिलिटीज के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में डैश अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए सीआरआर तय करता है। तो क्या तय करता है सीआरआर? तो वह तय करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए सीआरआर तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो वाणिज्य बैंकों का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है? तो फंड ट्रांसफर इसका प्राथमिक कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो आरबीआई का मौद्रिक नीति का उपकरण कौन सा नहीं है? तो सरकारी खर्च इसका मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है? तो रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है? तो ऊपर पढ़ा चुका हूं। वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये थे आपके टोटल 102 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।